नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया में कहां जंग की लकीर खींची जा रही है, अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है, अमेरिका किन किन देशों से दुश्मनी ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या मुसीबतें बढ़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आखिर किन चीजों से खतरा है और अमेरिका के अंदर क्या हलचल है और पूरी दुनिया में इस वक्त क्या कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। सबसे पहले आपको जल्दी से बताते हैं वर्ल्ड नाउ में किन खबरों पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात उस देश की जो दशकों से अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहा है। अमेरिका एक और हमले की प्लानिंग कर रहा है। आप सोचेंगे कि शायद हम ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान तो है ही निशाने पर, वेनेजुएला पर अटैक हो चुका है, लेकिन एक और मुल्क है जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। क्यूबा अब डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निशाने पर आ गया है और क्यूबा पर हमला करने की प्लानिंग भी की जा चुकी है और ऑपरेशन को परमिशन भी दे दी गई है। जी हां, वेनेजुएला को घुटनों पर लाने की कोशिशों के बाद वॉशिंगटन की नजर उस किले पर है जो 60 साल से अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और साजिशों को झेलता आया है, यानी कास्त्रो का क्यूबा। सवाल यह कि अब शीत युद्ध की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर नए दौर में लौट रही है। क्या ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति क्यूबा को सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ा कर देगी? क्यूबा और अमेरिका का रिलेशन कैसा रहा है? क्यूबा में लेफ्ट शासन का, वाम दलों के शासन का इतिहास क्या रहा है? क्या है कहानी ट्रंप बनाम क्यूबा की या फिर अमेरिका बनाम क्यूबा की? सियासत, सैंक्शंस और सत्ता की जंग की पूरी कहानी आपको वर्ल्ड नाउ में डिटेल से बताएंगे। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे आज की उस हकीकत की जो बड़े बड़े दावों के पीछे छिपी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सपना बुना और उस सपने में राजा कोई था तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अगर वो प्रेसिडेंट ना भी रहे तो दुनिया को कंट्रोल करने की चाबी उनके पास रहेगी और इसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट की कुर्सी को। अमेरिकी राष्ट्रपति होते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की, जिसे शांति का मॉडल बताया गया। पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े देशों को इस पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। चाइना को भेजा गया, रशिया को भेजा गया, भारत को न्योता भेजा गया, लेकिन जो मंशा थी डोनाल्ड ट्रंप की उसको दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, अर्थव्यवस्था ने पहले ही भांप लिया और डोनाल्ड ट्रंप का यह मॉडल धराशायी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप इसे कह रहे थे ये शांति का समाधान है, ये युद्ध का समाधान है, ये जंग का समाधान है, लेकिन दुनिया ने इससे दूरी बना ली। दुनिया सवाल पूछ रही है क्या ये बोर्ड कभी शांति के लिए बनी भी थी या फिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप के पूरी दुनिया पर राजा बनने की चाहत थी। डिटेल से आपको बताएंगे कैसे ये पीस बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप का धराशायी हुआ। इस बीच अमेरिका भी WHO से पूरी तरह से बाहर निकल गया, यानी कि एक और फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव हिला दी है। यहां तक कि WHO के ऑफिस के बाहर से आज अमेरिकी झंडा भी उतार दिया गया। तो ये क्या सिर्फ ये संगठन से अलग होना है या फिर अमेरिकी विदेश नीति के नए आक्रामक तरीके की घोषणा है? शांति के नाम पर दावों का पहाड़, लेकिन WHO से किनारा, UN से किनारा। क्या अमेरिका को सहयोगी नहीं चाहिए? वो अपने बलबूते एकला चलोरे की राह पर चलना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के हिसाब से। विशेषज्ञ मानते हैं कि WHO से बाहर निकलने के बाद अमेरिका में महामारी जैसी स्थिति बन सकती है। अमेरिका को महामारी जैसे संकट के समय में दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या अमेरिकियों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने मुसीबत में डाल दिया? डिटेल से आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और ईरान की टकराव की। एक बार फिर से यह मामला खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है एक बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी ईरान की तरफ बढ़ रही है। USS अब्राहम लिंकन समेत अमेरिकी सैन्य अरमाडा मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि सीधे तौर पर हमले की तैयारी नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत मशहूर फिल्मी डायलॉग याद दिलाता हूं। एक हिंदी फिल्म का हीरो कहता है जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप उसी हीरो की तरह काम कर रहे हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। ट्रंप की इस धमकी के बाद तेहरान भी खामोश नहीं है। ईरान ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिकी दबाव और सैन्य ताकत से वो नहीं डरेगा। हमारी उंगली हमारे मिसाइल्स के ट्रिगर पर है,
हमें अगर टारगेट करने की कोशिश की गई, हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में अगली खबर होगी उस जंग की खबर जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। रूस यूक्रेन जंग की खबर, 4 साल और खतरनाक जंग। लेकिन क्या यह जंग अपने आखिरी मोड़ पर है? क्या पुतिन जीत गए हैं? क्या गोलियों और मिसाइलों के शोर के बीच शांति की आहट सुनाई देने लगी है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सिर्फ हलचल कीव और मॉस्को तक सीमित नहीं है। क्रेमलिन से लेकर खाड़ी देशों तक डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है। बैकडोर मीटिंग्स, गुप्त संदेश, बड़े समझौतों के संकेत आ रहे हैं। कल ही बहुत लंबी मैराथन मीटिंग चली है। उस मीटिंग का क्या लब्बो लुबाब रहा है, क्रक्स क्या रहा है, क्या निचोड़ निकला है? क्योंकि दुनिया जंग से थकती नजर आ रही है। दूसरी तरफ सुपर पावर की शर्तें और रणनीतिक चालें हैं। तो क्या युद्ध विराम की तैयारी हो गई है या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध में क्या स्टेटस है। जो मीटिंग हुई है अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच में, उसका निचोड़ क्या निकला है? अगली मीटिंग कहां होने वाली है और क्या यह युद्ध अब समाप्त होने वाला है? क्या पुतिन की जीत का ऐलान होने वाला है? पूरी खबरें आपके सामने वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा पर है। वेनेजुएला को घुटने पर लाने की कोशिशों के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे क्यूबा की ओर बढ़ चले हैं। 60 साल से अमेरिकी दबाव झेलता आया कास्त्रो का किला अब सबसे बड़े इम्तिहान के दौर में आ सकता है। ट्रंप का यह नया टारगेट क्यूबा है, जो दशकों से अमेरिका की आंखों का किरकिरी बना हुआ है। और आज के हालात अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर हमला करने से एक पल को नहीं झिझकते हैं। वो फौरन कहते हैं अटैक करो, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि 2026 के अंत तक क्यूबा में वेनेजुएला वाला कांड करके रहेंगे। अमेरिका करीब 70 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकना चाहता है और खबर मिल रही है कि उसने एक सीक्रेट मिशन को शुरू भी कर दिया है। क्या है यह 7 दशक वाली कहानी? आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है क्यूबा और अमेरिका के बीच का यह टसल। कहते हैं 1959 में कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत हुई। फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा के नेतृत्व में यह क्रांति हुई। फिर 1 जनवरी 1959 को बाटिस्टा सरकार गिराई गई और कास्त्रो सत्ता में आ गए। शुरुआत में कास्त्रो ने खुद को मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट नहीं बताया, लेकिन जल्द ही क्यूबा पूरी तरीके से कम्युनिस्ट हो गया। 1960 सोवियत संघ के साथ गहरा संबंध बना और क्यूबा ने अपनी आर्थिक और अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल के अनुरूप ही ढाली, जो अमेरिका को पसंद नहीं था। और जो बात अमेरिका को पसंद नहीं होता है तो आपको पता है अमेरिका क्या करता है? अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 1961 में अमेरिकी हमले का प्रयास हुआ। यहां पर बाय ऑफ पिग इन्वेजन शुरू किया गया, लेकिन अमेरिका का यह हमला विफल रहा। इस घटना ने क्यूबा को सोवियत ब्लॉक के और करीब ला दिया। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट का एक मामला सामने आता है, जिसमें सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका सोवियत के बीच परमाणु संकट गहरा गया। यह शीत युद्ध का एक अहम मोड़ रहा। 1970 से 1980 में कम्युनिस्ट शासन की मजबूती सामने आई। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुधार जैसे बड़े कदम उठाए गए। क्यूबा ने अफ्रीका में कम्युनिस्ट आंदोलनों का समर्थन किया। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। यूएसएसआर विघटित हो गया, टूट गया। इसके बाद सोवियत सहायता बंद हो गई और क्यूबा आर्थिक संकट में आ गया। यहीं से क्यूबा के मुश्किल दौर की शुरुआत होती है। इसे स्पेशल पीरियड का नाम दिया गया। 2008 फिडेल कास्त्रो ने सत्ता त्याग दिया, स्वास्थ्य कारणों से सत्ता छोड़ी। उसके बाद राउल कास्त्रो ने सत्ता संभाली। 2015 से 2016 के बीच अमेरिका के साथ रिश्तों में थोड़ी सुधार आई। बराक ओबामा प्रशासन ने क्यूबा से कूटनीतिक रिश्ते बेहतर किए। अमेरिकी प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई, लेकिन 2018 में राउल कास्त्रो को सत्ता से हटा दिया गया। फिर मिगुएल डियाज कानेल नए राष्ट्रपति बने। अब आइए मॉडर्न एरा में 2020 से 2026 कम्युनिस्ट शासन जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी क्यूबा की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। आर्थिक सुधारों और वैश्विकरण के दबाव के बीच यहां पर शासन जारी है, लेकिन अमेरिका मौजूदा रिजीम को पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि सोवियत संघ के पतन के बाद क्यूबा आज अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर में है। क्यूबा हमेशा से वेनेजुएला की मदद पर जिंदा रहा, लेकिन अब वेनेजुएला का तेल और पैसा दोनों अमेरिकी नियंत्रण में है। इसलिए ट्रंप ने क्यूबा की आर्थिक घेरेबंदी फिर से शुरू कर दी है, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाए और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं, जैसा कि ईरान में हुआ। ये ईरान पार्ट 2 भी आप, चैप्टर 2 भी आप इसे कह सकते हैं। अमेरिका केवल बाहर से दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी पीसीसी और वहां की सेना के भीतर मौजूद मोल्स को भी ढूंढ रहा है। जैसे
कहते हैं लंका का विभीषण। इन्हें भविष्य की सरकार में बड़े पदों और सुरक्षा का लालच देकर CIA इन्हें अपनी तरफ कर रहा है। मार्को रूबियो का 3 स्टेप प्लान यहां पर क्या है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका का प्लान क्या है, आइए समझते हैं। अमेरिका ने जिस मिशन को मंजूरी दी है वो है तख्ता पलट करने वाला मिशन। हालांकि नाम ये नहीं है, नाम कुछ और है। प्लानिंग यह है कि सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मानवीय सहायता अमेरिका भेजेगा। बिजली, पानी, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसे बुनियादी ढांचों पर सीधे अमेरिका कब्जा करेगा। टारगेट यह है कि जनता का भरोसा जीता जाए, क्योंकि 70 साल से एक ही सरकार है। सरकार ना बदली है ना पलटी है, क्योंकि पार्टी वहां एक ही है और इसलिए वहां पर बड़े पैमाने पर पलायन है, लोगों में असंतोष भी है। उसी को कैश करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका समर्थित ट्रांजिशन को मानवीय चेहरा देना। अब आइए स्टेप 2, एनर्जी सेक्टर में ओवरहॉल करना। क्यूबा के पूरे ऊर्जा तंत्र को रीडिजाइन करने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। सरकारी नियंत्रण खत्म करना चाहता है, निजी कंपनियों की एंट्री कराना चाहता है, अमेरिका और पश्चिमी निवेश को खुली छूट देना चाहता है, खास करके तेल, बिजली और गैस के सेक्टर में। मार्केट ड्रिवन मॉडल लागू करने का एजेंडा है। अब आइए नंबर 3 स्टेप पर, जहां पर कम्युनिस्ट सरकार का अंत और नई सरकार का गठन करने की कोशिश करेगा अमेरिका। क्यूबा के कम्युनिस्ट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है। अमेरिकी समर्थित यानी कि प्रो अमेरिकी सरकार वहां यूएस चाहता है। क्यूबा को अमेरिका के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में लाने की तैयारी है। 7 दशकों से कम्युनिस्टों के कब्जे में रहा क्यूबा आज अपने सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है और यही बात अमेरिका को बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मुफीद वक्त हो नहीं सकता। मौजूदा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है और हालात भी बेकाबू होते जा रहे हैं, क्योंकि क्यूबा की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा वेनेजुएला था। लेकिन वहां से अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर मादुरो की सत्ता का खात्मा कर दिया और वहां की डेप्यूटी पीएम रॉड्रिगेज को वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया। अब तेल सब्सिडी और आर्थिक मदद क्यूबा के लिए कंप्लीट ब्लॉक हो गई है। इससे क्यूबा की इकोनॉमी करा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब कमजोर क्यूबा पर नजर गड़ाए हैं और इसलिए वो वेनेजुएला मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की योजना वेनेजुएला से क्यूबा को मिलने वाली तेल सप्लाई को रोकने में पूरी तरह कामयाब हुई है। इसके अलावा क्यूबा की विदेशी मेडिकल मिशनों पर भी नकेल कसी जा रही है, जो वहां की सरकार की कमाई का बड़ा जरिया है। ट्रंप का साफ कहना है कि क्यूबा को अब न तेल मिलेगा और न पैसा। ऐसे में उसके सामने बेहतर रास्ता यही है कि वो डील कर ले, कहीं बहुत देर ना हो जाए। बहुत देर का मतलब क्या? अमेरिका इन्वेड ना कर दे। यही बात, सेम लाइन आपको याद होगा, वो मादुरो के लिए भी कहते थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे कि मादुरो डील कर लें, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें, अमेरिका से बातचीत कर लें, कहीं देर ना हो जाए। और ये बात, ये लाइन, ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 3 महीने तक दोहराई। और उसके बाद क्या हुआ आपको वेनेजुएला में आप पता है। वेनेजुएला में किस तरह से ये विजुअल आप देख रहे हैं, एंट्री करके, मिशन चला के, सेना भेज के वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। निकोलस मादुरो को वहां से उठाया गया और सीधे अमेरिका ले आया गया। लेकिन अब आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है उसका आंसर जानते हैं कि आखिर वेनेजुएला के बाद क्यूबा निशाने पर क्यों है। सबसे पहले तो अमेरिका की नीतियों और सैंक्शंस की वजह से क्यूबा इस वक्त बहुत बड़े इकोनॉमिक प्रेशर से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अमेरिका ने लंबे समय से क्यूबा पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाए रखा है। 1960 के दशक से लागू प्रतिबंधों का मकसद यह था कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को कमजोर करना, क्योंकि अमेरिका वहां की कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं करता है। हाल ही के सालों में यह दबाव और भी ज्यादा तेज हो गया। वेनेजुएला और क्यूबा का बहुत क्लोज रिलेशन था, यह भी अमेरिका को चुभता था। वेनेजुएला और क्यूबा के बीच गहरे राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन रहे। क्यूबा ने वेनेजुएला को राजनीतिक समर्थन के साथ साथ सैन्य और आर्थिक मदद भी दी। इस गठबंधन को अमेरिका अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिए खतरा मानता है। राजनीतिक अस्थिरता और मानवाधिकार के मुद्दे इसलिए अमेरिका जानबूझकर उठाता है। क्यूबा के हालात को अगर देखें तो हाल के दिनों में, हाल के सालों में वहां पर विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं। मानवाधिकार संगठनों ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों की सख्ती से निपटने और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाया है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर कड़ी आलोचना करते हैं और रूस और चीन के साथ भी क्यूबा के गहरे संबंध हैं। अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्यूबा रूस और चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक गठबंधन मजबूत कर रहा है। यह अमेरिका के लिए सीधे तौर पर उसके क्षेत्रीय प्रभुसत्ता को चुनौती देने जैसा है कि इलाका हमारा और दोस्ती रूस और चाइना से कैसे।
तो अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका की रणनीति यह है कि वेनेजुएला और क्यूबा को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए लगातार कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए रखे। और यह सिर्फ एक राजनीतिक या भू राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि बहुत बड़े प्लानिंग का हिस्सा है। आपको याद होगा जब क्यूबा में अमेरिकी सेना ने हमला किया, ऑपरेशन शुरू किया, तब क्यूबा के कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, जो क्यूबा में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देने के लिए मौजूद थे। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत नाराज कर गई कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में क्यूबा ने आने की कोशिश की थी। तब से ही क्यूबा का नाम बहुत ऊपर आ गया। और यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अमेरिका इसलिए क्यूबा पर हमला करना चाहता है, क्योंकि क्यूबा ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसके ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की, उसके ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की। वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने खुफिया तंत्रों का इस्तेमाल किया, ऑपरेशन चलाया, और उसी तरह की संभावना क्यूबा में भी तलाशी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मायामी और वॉशिंगटन में क्यूबा के निर्वासित और सिविक संगठनों के नेताओं से मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि क्यूबा में भी सरकार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति तलाशा जाए जो अमेरिका के साथ हाथ मिला ले और अमेरिका की मदद करे। यानी क्यूबा के विभीषण को अमेरिका इस वक्त ढूंढ रहा है और उस पर काम भी कर रहा है। अंदर की खबर यह भी है कि कई लोग अमेरिका से के संपर्क में, कई अधिकारी, कई सैन्य अधिकारी जो चाहते हैं कि क्यूबा में अमेरिका ऑपरेशन चलाए। वेनेजुएला के मुकाबले अमेरिका के लिए क्यूबा में चुनौतियां ज्यादा हैं। इसकी कई वजहें हैं। क्यूबा में वेनेजुएला की तरह कोई संगठित विपक्ष नहीं है, वहां उस तरह का खुलकर विरोध प्रदर्शन भी नहीं होता। क्यूबा एक स्टालिनवादी पार्टी का राज है, जहां नागरिक समाज न के बराबर है। तंगहाली से जूझने के बावजूद क्यूबा ने रूस और ईरान जैसे अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखे हैं, जो वॉशिंगटन के लिए चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर वो क्यूबा में कास्त्रो युग का अंत कर देते हैं तो ये उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। वो उस काम को पूरा करना चाहते हैं जिसे 1960 के दशक में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी पूरा नहीं कर पाए थे और अमेरिका यहां पर फेल हो गया था। और देखना यह होगा कि क्या क्यूबा के नेता ट्रंप की डील को स्वीकार करते हैं या फिर अमेरिका वेनेजुएला वाला ऑप्शन ही चुनता है और क्यूबा पर हमला करता है। बहुत हद तक कयास यह है कि अमेरिका वेनेजुएला वाला ऑपरेशन ही क्यूबा पर चलाएगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मार्को रूबियो ने पूरा प्लान दे दिया है और अमेरिका 2026 का टारगेट लेकर चल रहा है कि क्यूबा की सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना है और उसमें अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करना है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस प्लान की, उस योजना की जो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। टेक ऑफ करने से पहले ही लैंडिंग हो गई। जी हां, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड की। शांति की पहल या ट्रंप का पावर गेम। यूएन के पैरेलल एक एजेंसी या फिर एक संस्था खड़ी करना और उस संस्था का चीफ हमेशा हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ही बनाना, यही था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना। नाम गाजा का, लेकिन हकीकत यह कि दुनिया के ताकतवर देशों को मिला के एक बोर्ड बनाना और उस बोर्ड का चीफ खुद बनना, यानी कि दुनिया का पावर कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के पास रहे, राष्ट्रपति रहने के साथ भी और राष्ट्रपति से जाने के बाद भी, यानी कि राष्ट्रपति के रिजीम के खत्म होने के बाद भी। वो क्लॉज हमने आपको बताए थे कि वो पीस बोर्ड में क्या चाहते हैं, कैसे वो खुद उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, वीटो खुद अपने पास रखना चाहते हैं। दुनिया को भनक लग गई कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पीस बोर्ड में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है। फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन और चीन ने भी पीस बोर्ड से खुद को अलग कर लिया। यह कोई आम देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में तीनों के पास वीटो पावर है। डोनाल्ड ट्रंप के सपनों का जो ये पीस बोर्ड था वो अब पूरी तरीके से जमीन पर गिरकर धराशायी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, यूएन की स्वास्थ्य संस्था जिसे कहते हैं WHO, उससे अमेरिका का बागीपन जो दिखा है वो पहली बार दिखा है। ट्रंप प्रशासन ने न केवल WHO पर कोरोना महामारी में असफलता के आरोप लगाए, बल्कि इसे चीन का खेल तक बता दिया और WHO पर यह भी आरोप लगाया कि WHO चीन के इशारे पर काम करता है और इसलिए अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से एग्जिट ले लिया है।
जिससे वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। ट्रंप सरकार ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम राष्ट्रपति के कार्यालय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले दिन किए गए वायदे को पूरा करता है। एक संयुक्त बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अमेरिका WHO से पूरी तरह बाहर निकल गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका को संगठन की बाधाओं से मुक्त करना है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने WHO पर अपने मूल मिशन को छोड़ने, संस्थापक सदस्य और संगठन को सबसे अधिक फंडिंग देने के बावजूद अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। यानी पहले गाजा पीस बोर्ड की बड़ी असफलता और अब अमेरिका का WHO से पूरी तरीके से बाहर होना। क्या यह अमेरिकी विदेश नीति का नया करार है? जहां शांति के नाम पर दावों का पहाड़ था, वहां सिर्फ ढहती दीवारें दिख रही हैं। गाजा पीस बोर्ड या पीस बोर्ड जिसे कह रहे हैं, उसकी बात करें तो अमेरिका ने बड़े दिखावे के साथ इसे शांति का बड़ा माध्यम बताया। पूरी दुनिया के भरोसे को साथ लेने की बात की गई। कहा गया अमेरिका पूरी दुनिया को शांति की गारंटी देगा। जो भी देश इस पीस बोर्ड में शामिल होंगे उनके साथ अमेरिका की गारंटी रहेगी। उस देश को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दुनिया को जब पता चला कि इसका कंट्रोल एंड कमांड पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ रहेगा, बड़े देशों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया और उसके बाद बोर्ड की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठने लग गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में जंग सुलझाने के लिए बनाए गए पीस बोर्ड को लॉन्च किया। एक बड़ी बैठक बुलाई, कई देशों के लीडर्स को बुलाया गया और उसमें कहा गया कि देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे एक एक नेता से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साइन करवा रहे हैं। ये उसी पीस बोर्ड की तस्वीर है, लेकिन इसमें कोई बड़ा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। वो पीस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको पीस दिलाएंगे। लेकिन क्या है ये पीस बोर्ड? बोर्ड ऑफ पीस भी से कहते हैं। गाजा क्षेत्र में प्रस्तावित स्थानीय पीस काउंसिल ट्रंप की पहल पर प्रस्तावित नया अंतर्राष्ट्रीय मंच, जो संयुक्त राष्ट्र से अलग होगा लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इक्वल ही कैपेबल होगा। लेकिन यह अमेरिकी नेतृत्व वाला ढांचा होगा। इसका राजा राष्ट्रपति ट्रंप बनेंगे। ट्रंप खुद इसके अध्यक्ष हैं और ताउम्र वो अध्यक्ष रहेंगे, उन्हें कोई हटा भी नहीं सकता। गाजा युद्ध पर सीजफायर प्लान की निगरानी चुनिंदा विश्व नेताओं का एक छोटा समूह ही बन पाया, बड़ा संगठन नहीं बन पाया। कहां कहां युद्ध विराम लागू हुआ है, कहां नहीं हुआ है, इस पर यह संगठन नजर रखेगा। अब क्या बदला है? इसमें बदल यह गया कि ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षा इस पीस बोर्ड को लेकर बदल गई। दर्जनों देशों को निमंत्रण भेजे गए। सिर्फ गाजा ही नहीं, वैश्विक संघर्षों पर नजर रखने की बात कही गई। भविष्य की भूमिका की बात की जाए तो वैश्विक संघर्षों में मीडिएटर का काम करने की बात कही गई। युद्ध विराम और शांति समझौतों की मॉनिटरिंग की बात कही गई। यूएन के विकल्प जैसे समानांतर व्यवस्था को पेश करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह बोर्ड संयुक्त राज्य को कमजोर करेगा? क्या शांति अब ट्रंप के कंट्रोल में होगी या ट्रंप के इशारे पर ही होगी? ट्रंप ने कहा कि इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गाजा में सबसे पहले युद्ध विराम को मजबूत करना है, लेकिन आगे चलकर ये दूसरे ग्लोबल विवादों में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा, लेकिन सिर्फ 20 देशीय हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। वो भी 20 वो देश हैं जो अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, जैसे बहरीन, जैसे पाकिस्तान, जैसे कतर, जैसे तुर्की। वो लिस्ट भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तो बहुत कूद कूद कर गए और साइन भी कर दिया। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान में कलेश मचा हुआ और पाकिस्तान के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे हैं धुलाई के लिए कि तुमने डोनाल्ड ट्रंप के इस दस्तावेज पर साइन क्यों किया? क्या पाकिस्तान गाजा में आर्मी भेजेगा? तो इससे पाकिस्तान में बहुत उबाल मचा हुआ है। खैर,
शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पराग्वे के नेता मौजूद थे। गाजा पीस बोर्ड में कौन साथ है, कौन बाहर, जल्दी से देखते हैं। 60 देशों को न्योता, लेकिन सिर्फ 20 पहुंचे, 22 पहुंचे, और इसमें से वो नाम है जिनका सैन्य अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं है, जो पावर के लिहाज से बहुत छोटे हैं और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। ये नाम आपके सामने अर्जेंटीना, बुल्गारिया, कोसोवो, तुर्की, अल्बानिया, मिस्र, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, आर्मेनिया, हंगरी, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, बहरीन, जॉर्डन, कतर, बेलारूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। ये वो नाम है। अलग इसमें और शामिल कौन कौन नहीं होगा? फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन, यूके, ये शामिल नहीं होंगे। इन 5 देशों ने अभी तक इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर अभी हम नहीं जाने वाले। तटस्थ कौन है जिन्होंने फैसला भी नहीं दिया है? कंबोडिया, रूस, ग्रीस, चीन, क्रोएशिया, जर्मनी, भारत, साइप्रस और इटली। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कोई करे तो करे कैसे? न्योता मिला लेकिन हामी नहीं। कौन कौन से? जो पराग्वे, सिंगापुर, थाईलैंड और इवन यूक्रेन ने भी हामी नहीं दी। आप समझिए, यूक्रेन को जिसको अमेरिका लगातार फंड करता रहा, पैसे देता रहा, जंग लड़वाता रहा, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप से विश्वास करने से इनकार कर दिया। तो ट्रंप का भरोसा भी खाई में गया और अमेरिका का भरोसा भी। साफ है कि इस पीस बोर्ड पर या डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया के बड़े ताकतवर देशों को यकीन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कल को अगर पलट जाएं और वो कहें कि जो लोग भी इस पीस बोर्ड में शामिल हुए हैं वहां अमेरिका अपने सैन्य बेस बनाएगा। ये बात उस डॉक्यूमेंट में शामिल है, उसमें हमने एक क्लॉज जोड़ा हुआ है। फिर क्या होगा? इसलिए भारत से भी कोई हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुआ। यह क्लियर बहिष्कार है कि हम आपके इस पीस बोर्ड को मान्यता नहीं देते हैं। वहीं अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले ज्यादातर यूरोपीय देशों ने भी समारोह से किनारा कर लिया। पहले माना जा रहा था कार्यक्रम में 35 देशों के नेता शामिल हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी यही दावा किया था कि 40 देशों के नेता यहां आ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल सितंबर 2025 में पहली बार गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका ने करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा। पिछले हफ्ते दुनिया के नेताओं को भेजे गए न्योते में बताया गया कि इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक नहीं रहेगी, वैश्विक स्तर पर यह संघर्षों को, विवादों को सुलझाने का काम करेगा। भेजे गए चार्टर में कहा गया कि जो देश 3 साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें $1 अरब योगदान देना होगा। इसका ढांचा क्या होगा वो देख लीजिए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मंशा आपको साफ समझ में आ जाएगी। ये देखिए, कार्यकारी परिषद में मतलब जो इस बोर्ड को कंट्रोल करेंगे वो कौन लोग हैं? उसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। एक क्लॉज इसमें यह भी है कि इनको कभी कोई हटा नहीं पाएगा और ये जिनको चाहे वो उनको हटा सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिनको चाहे उनको हटा सकते हैं, और वो भी तब जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं भी रहेंगे तो भी वो अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद गाजा कार्यकारी बोर्ड में कौन कौन है? स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल। गाजा प्रशासक समिति में कौन कौन है? 12 सदस्यीय देश हैं जिसमें यूएई, कतर, तुर्की, इजिप्ट सहित अरब क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब आप इसके जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कौन लोग इसमें गए। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वो चाहते हैं बोर्ड सिर्फ गाजा के युद्ध विराम तक सीमित न रहे, दुनिया के दूसरे मुद्दों पर भी काम करे। ट्रंप ने कहा कि जब ये बोर्ड पूरी तरह बन जाएगा तब ये बड़े फैसले ले सकेगा और जो भी काम होगा वो यूएन के सहयोग से किया जाएगा। लेकिन यूएन में तो खुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि यूएन में क्षमता बहुत है लेकिन उसका असर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। G4 देशों ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के ढांचे में बदलाव की मांग कर दी है। वैसे यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि नहीं दी है। यानी जिस पीस बोर्ड को ट्रंप ने शांति का रास्ता बताया उसे अब वैश्विक अविश्वास घेरता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो जवाब भी सुन लीजिए। जिस गाजा के नाम पर दुनिया को शांति का सपना दिखाया गया, उसी गाजा का नाम अब गायब है। जिसे गाजा बोर्ड ऑफ पीस कहा गया,
जिसे युद्ध रोकने और पुनर्निर्माण का समाधान बताया गया, उसके प्रस्तावित चार्टर में फिलिस्तीनी इलाकों का कोई जिक्र ही नहीं है। यह पीस बोर्ड का चार्टर क्या कहता है, क्या कहा गया और क्या निकला है, कहा क्या गया था, आइए देखते हैं। कहा गया था कि यह गाजा युद्ध को खत्म करने की पहल होगी, इजराइल हमास संघर्ष में मीडिएशन का काम होगा, गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी होगी। निकला क्या, चार्टर में फिलिस्तीन शब्द ही गायब है। गाजा क्षेत्र का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, युद्ध विराम की कोई कानूनी रूपरेखा नहीं है। खुलासा यह भी हुआ कि बोर्ड का दायरा भी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। फिलिस्तीनी अधिकारों पर चुप्पी है, यूएन की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश नजर आती है और किसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बिना ही एक ढांचा प्रस्तावित कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि दुनिया के सारे देश अब अमेरिका को फॉलो करो, अमेरिका के पीछे पीछे चलो। शुरुआत में दुनिया को यह बताया गया कि यह बोर्ड 2 साल से चल रहे गाजा युद्ध को खत्म करेगा, लेकिन जैसे जैसे चार्टर सामने आने लगा, शक गहराने लगा। ना तो फिलिस्तीन इलाकों का जिक्र, ना सीमाओं की बात, ना शरणार्थियों का कोई उल्लेख। ऐसा लगता है यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने की कोशिश है, जहां फैसले सामूहिक नहीं बल्कि ताकतवर देशों की मर्जी से होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का वीटो होगा, और वीटो वो भी सिर्फ एक, बाकी किसी के पास कोई वीटो नहीं। दुनिया की राजनीति अब शांति से नहीं, सौदे से चल रही है। गाजा में खून बह रहा है, लेकिन उसी गाजा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप $1 अरब लेना चाह रहे हैं। वो शर्तें देख रहे हैं। गाजा पीस बोर्ड पर कोई फैसला नहीं हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन जंग। भारत और रूस जैसे ताकतवर देशों ने गाजा पीस बोर्ड को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन रूस का रुख दुनिया को चौंका रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बोर्ड में शामिल होने के संकेत दिए हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को रियायत मिलती है तो ही गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने पर विचार किया जाएगा। यानी शांति की मेज पर बैठने से पहले पुतिन अपनी जंग का हिसाब मांग रहे हैं और यह भी कह रहे हैं जो संपत्तियां फ्रीज की हैं यूरोप ने और अमेरिका ने, जो पैसे फ्रीज किए हैं, उसको पहले रिलीज करो। यानी पुतिन ने वो चाल चल दी है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश करने वाली है। यह बयान बताता है कि गाजा सिर्फ मानवता का युद्ध नहीं रह गया या मानवता का मुद्दा नहीं रह गया, यह एक वैश्विक सौदेबाजी का मोर्चा बन चुका है। एक तरफ यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ गाजा की तबाही और बीच में महाशक्तियों की शर्तें और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का वसूली वाला काम। भारत इस पूरे मामले को बहुत संतुलित नजरिए से देख रहा है। भारत ने न टैरिफ में जल्दबाजी की, न डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी फैसले पर जल्दबाजी करना चाहता है, किसी प्रस्ताव पर जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, न ही किसी एक धड़े का मोहरा बनना चाहता है। हमारी विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही है, किसी ग्रुप से जुड़े हुए हम नहीं रहे हैं और हमने हमेशा एक क्लियर विदेश नीति पेश करने की कोशिश की है। भारत ने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की हम कभी बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका कहता रहा कि इसने भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता करवाई, लेकिन भारत ने उनके दावे को सिरे से खारिज किया। भारत चाहे पाकिस्तान हो या चीन, इसमें किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करता और यही फॉर्मूला हम अपनी विदेश नीति में भी अप्लाई करते हैं। अब सवाल साफ है, क्या गाजा की शांति यूक्रेन की जंग की बंधक बन गई है? क्या इंसानियत अब कूटनीति के सौदे में तौली जा रही है? अब आपको बताते हैं गाजा में क्या हो रहा है। यह अब सिर्फ इजराइल बनाम हमास की लड़ाई नहीं है, यह जंग ताकत, सियासत और नियंत्रण की है। एक तरफ बम, मिसाइलें और तबाही और दूसरी तरफ भूख, लाश और बेबस लोग। गाजा एक ऐसा इलाका जहां जमीन से ज्यादा मलबे नजर आते हैं, जहां अस्पताल शरण स्थल बन चुके हैं, स्कूल कब्रिस्तान बन चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, दवाइयां नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले वार्निंग किया था, लेकिन बम अभी भी गिरते जा रहे हैं। 2 साल की तबाही का सच क्या है? जंग में 67,000 लोगों की मौत हुई है, 1,07,000 लोग घायल हुए हैं। गाजा में 83% नागरिकों की, आम नागरिकों की मौत हुई है। मरने वालों में 20,000 बच्चे हैं। हर महीने करीब 540 बच्चों की मौत होती है। इजराइल का गाजा के 75% हिस्से पर कब्जा है और 22 लाख लोग अकाल से जूझ रहे हैं। लगभग 2 लाख इमारतों को नुकसान हुआ है, 19 लाख लोग बेघर हुए हैं।
इजराइल का दावा है कि हमास को खत्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल क्या हमास को खत्म करना चाहता है या पूरा गाजा ही खत्म कर देना चाहता है, और हमास के नाम पर क्या पूरे गाजा पट्टी को इसकी सजा दी जा रही है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, यूरोप बटा हुआ है, अरब में गुस्सा है, संयुक्त राष्ट्र बेबस दिख रहा है, नए नए पीस बोर्ड सवालों के दायरे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में दुनिया के हिसाब से हुई, लेकिन 2026 की दुनिया बिल्कुल अलग है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। 2025 एक ऐसा साल जिसने दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। अब संघर्ष अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हर तरफ। लेकिन अभी भी फैसले लेने की ताकत कुछ पुराने देशों के पास है। यही वजह है कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत समेत कई देश ये मानते हैं कि मौजूदा सुरक्षा परिषद न तो रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही प्रभावी। तो ये गाजा पीस बोर्ड का सच आपके सामने मैंने रखा, जिसे शांति का फॉर्मूला बताया गया, लेकिन वो निकला सियासी जाल, कूटनीतिक चाल। जिस मंच से युद्ध को रोका जाना था वहां से विश्वास ही गायब हो गया, बड़े देशों ने किनारा कर लिया, और अब ये डोनाल्ड ट्रंप का दांव ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और मिडिल ईस्ट में बारूदी संग्राम छेड़ेगा? ट्रंप ने हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि एक बहुत बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है। समंदर में यूएस का बाहुबली है, ईरान में खलबली है, यूएस ने सैन्य तैयारी कर ली है, और यूएस कह रहा है कि हम ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव में अब बयानबाजी से निकलकर सैन्य चेतावनी में तब्दील हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हमारी कई जहाजें ईरान की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन ट्रंप की धमकी पर ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान और भड़का हुआ है और कहा है कि उनकी उंगलियां सीधे उनके ट्रिगर पॉइंट्स पर लगी हुई हैं। ईरान ने दो टूक जवाब दिया है, डरो मत, आओ हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। यह शब्द नहीं है, युद्ध की आहट है, यह एस्केलेशन है। अमेरिकी नौसैनिक आर्माडा जो ईरान की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। ये युद्ध के लिए तैयार एक विशाल नौसैनिक का बेड़ा है। कई एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और वॉरशिप के साथ यहां पर तैनात किए गए हैं। क्यों खास है? ये दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। समुद्र, हवा और मिसाइल तीनों मोर्चों पर दबदबा है। ये चलता फिरता अमेरिकी बेस है। इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड निमित्ज क्लास मौजूद है। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। न्यूक्लियर सबमरीन की बात की जाए तो ट्राइडेंट मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है इनके पास। इन पर फाइटर जेट्स की तैनाती की बात की जाए तो F-35 जैसे फाइटर जेट तैनात हैं, FA-18 फाइटर जेट तैनात हैं, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। कहां तैनात रहता है? इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन जा कहां रहा है? मिडिल ईस्ट में जा रहा है, जहां पर ईरान, गाजा और रेड सी का एरिया पड़ता है। इसमें रूस फैक्टर भी है एक। मकसद क्या है? मकसद यह दुश्मन को वार्न करना, जरूरत पड़ने पर ताकत का प्रदर्शन करना, बहुत तेज हमला करना और इस रीजन में सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना। और अमेरिका ईरान को मैसेज देना चाहता है कि किसी भी कीमत पर ईरान के अंदर अब तख्ता पलट होकर रहेगा। अमेरिका का आर्माडा समुद्र से सीधा वार करता है, कोई सीमा नहीं, सिर्फ हमला, और वो भी सटीक हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की एक बड़ी नौसैनिक फौज ईरान की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ईरान की एक्टिविटी पर बहुत क्लोज मॉनिटर कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी सीधे हमले की बात नहीं कही है। यह बयान उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह चेतावनी और तैयारी वाली एक कदम है। आप जानते हैं कि हमारी कई नौकाएं वहां जा रही हैं सिर्फ तैयारी के लिए। हमारे पास ईरान की तरफ एक बड़ी फौज जा रही है। ट्रंप ने इसे आर्माडा और भारी बेड़ा बताया,
लेकिन जोर देकर कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इस बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया की माने तो यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ। तो मैसेज क्लियर है, तस्वीर साफ है, इसमें कहीं कोई अब इफ बट नहीं है। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तेज कर दी है। कूटनीतिक दबाव, सैंक्शंस, सैन्य दबाव और ईरान के अंदर का माहौल, एंटी इनकम्बेंसी, सिविल वॉर जैसी स्थिति। यानी वॉशिंगटन अब ईरान पर फुल प्रेशर मोड अप्लाई कर चुका है। अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी तेज कर दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। फारस की खाड़ी की तरफ इन्हें रवाना किया गया है। समुद्र से सीधे ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डिएगो गार्सिया जो कि एयरबेस है, वहां पर भी काफी हलचल है। 4 C-17A ग्लोबमास्टर रखे गए। भारी जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो विमान हैं, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो पश्चिमी यूरोप से डिएगो गार्सिया की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। हिंद महासागर स्थित इस रणनीतिक द्वीप पर अमेरिकी कार्गो और सपोर्ट विमानों की तैनाती तेज कर दी गई। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस अलर्ट कर दिया गया है। यानी अमेरिका जितने भी उनके सैन्य बेस, सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है और मिसाइल रोधी कवच को और मजबूत बना रहा है। ईरान के भीतर इंटेलिजेंस भी एक्टिव कर दिया गया है। सैटेलाइट सर्विलांस बढ़ा दी गई है। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तेज कर दी गई है। ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। यानी अमेरिकी एजेंसियां ईरान के अंदर और ज्यादा कमजोरियों पर वार कर रहे हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कमजोरियों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा होने से सैन्य हमला होने की स्थिति में सरकार के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाएगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बादल, दूसरी तरफ अमेरिका का सख्त संदेश। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार पायने कर लिए हैं। वॉशिंगटन ने ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान को निशाने पर लेते हुए नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है अमेरिका। कूटनीतिक प्रेशर है, आर्थिक प्रेशर है, रणनीतिक प्रेशर है। अब मिलिट्री बेसिस कहां कहां है ईरान के अगल बगल, वो भी देख लीजिए। सबसे बड़ा बेड़ा तो मूव करा ही दिया गया है, लेकिन कतर में पहले से ही मिलिट्री बेस मौजूद है। कतर में क्षेत्र सबसे जरूरी अमेरिकी बेस है, अल उदीद एयरबेस। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य फैसिलिटी है। यहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाता है। अल उदीद से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में हवाई ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। अब आ जाइए आप बहरीन पे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है। इसका हेडक्वार्टर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है। यह बेस फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री रास्तों की निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। अब आ जाइए आप कुवैत पर। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस जैसी बड़ी सुविधाएं। ये इस क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी बलों के लिए लॉजिस्टिक हब, सैनिकों की तैनाती, केंद्र और हवाई परिवहन बेस के तौर पर काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात आ जाइए आप। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी बलों को अल धाफरा एयरबेस दिया गया है। यहां एडवांस लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन तैनात है। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह अक्सर अमेरिकी विमान वाहक पोतों और युद्ध पोतों की मेजबानी करता है। अब आ जाइए आप इराक। पश्चिमी इराक में एन उल असद एयरबेस और कुर्द क्षेत्र में एरबिल एयरबेस जैसे सैन्य ठिकाने अमेरिका की स्थिति को इस इलाके में मजबूत करते हैं। इसका इस्तेमाल आतंकवाद रोधी अभियान, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए किया जाता है। अब आ जाइए अब सऊदी अरब। सऊदी अरब भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसी जगहों पर अमेरिकी बलों की मेजबानी करता है। यहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि अमेरिकी उपस्थिति पिछले सालों की तुलना में यहां थोड़ी कम है। अब आ जाइए अब जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में अजराक में मुआफक अल साल्टी एयरबेस है। यहां अमेरिका की वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग मौजूद है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है।
अब आ जाइए अब टर्की। तुर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसरलिंक एयरबेस चलाते हैं। यहां अमेरिकी परमाणु हथियार तक रखे हुए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका चाहे तो ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार ठीक बगल में तुर्की में मौजूद है। हालांकि इस तुर्की के बेस से आईएसआईएस के खिलाफ जो गठबंधन को बना हुआ है उसको सहयोग दिया जाता है। तुर्की में जो है अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1465 बताई जाती है। इसके अलावा कई और बेसेस हैं, कुल 20 की संख्या है। अब सोचिए आप कि अगर ईरान, अब मैंने आपको कंडीशन बता दिया अभी तक कैसे अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ है, और इसमें आप इजराइल को मत भूलिएगा। इजराइल पहले ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है और इजराइल जब चाहे तब ईरान पर अटैक कर सकता है। तो आप सोचिए कि ईरान की स्थिति क्या है। अगर गलती से ईरान ने एक गलत मूव लिया, अमेरिका धुआं धुआं कर देगा इस इलाके में। यानी मिडिल ईस्ट जंगी ज्वाला में जल उठेगा। पश्चिमी में इराक, दक्षिण में खाड़ी देश, उत्तर में तुर्की और समंदर में अमेरिकी जंगी जहाज, और चेरी ऑन द टॉप इजराइल। ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईरान चाह के भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। हां, पंगे ले सकता है, लेकिन उसके बाद ईरान का क्या होगा यह कहना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत तो दूसरी तरफ प्रतिबंधों में पली पर युद्ध के लिए तैयार बैठी एक ऐसे मुल्क की सत्ता जहां पर सत्ता और सेना ही सबसे ताकतवर स्तंभ है। वैसे तो अमेरिका और ईरान की शक्ति की तुलना की जाए तो ये तुलना तो बनती नहीं, तो कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कंपैरिजन नहीं बनता है। अमेरिका का रक्षा बजट 895 अरब डॉलर का है, और जो लेटेस्ट बजट है इसको जस्ट आप लगभग डबल कर दीजिए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट इस बार अमेरिका ने रखा है। वहीं ईरान का रक्षा बजट क्या है? महज 15.45 अरब डॉलर। कहां अमेरिका के सामने। सक्रिय सैनिकों की संख्या अमेरिका की 13 लाख की है, जबकि ईरान के पास महज 6,10,000 की है। इसी तरह कुल विमान अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के पास कुल विमानों की संख्या 13,000 से ज्यादा है। ईरान के पास 550, 560, और वो भी बाबा आदम जमाने के, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से कभी कोई फाइटर जेट या फाइटर प्लेन ईरान को मिल ही नहीं पाया। उन्होंने अपने एयरफोर्स को कभी मजबूत ही नहीं किया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं थे। इसलिए ईरान सीधा कह रहा है, दो टूक जवाब दे रहा है। आप एयरक्राफ्ट देख लीजिए, 11 और ईरान के पास 0। ईरान कह रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम वैसे ही पहले से आधे मरे पड़े हैं। आपने हम पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, खासकर वहां की सरकार और वहां की सेना। लोग तो वैसे ही पहले से पिस रहे हैं। लोगों के पास इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं, और इसी पिच पर खेल रहा है अमेरिका। परमाणु हथियार देख लीजिए आप। परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5,177 और ईरान के पास एक भी नहीं। अमेरिका के पास 16 लाख रिजर्व सैनिक हैं, ईरान के पास 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं। तो ये कंपैरिजन ये बताता है कि ईरान के पास विकल्प नहीं है, और इसलिए अमेरिका की इन हरकतों की वजह से मिडिल ईस्ट में अब लहरें नहीं, रेत नहीं, बारूद की गंध है। और एक चूक और पूरा पश्चिम एशिया आग की चपेट में होगा। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्या सिर्फ शब्दों की जंग है या वाकई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलिए अब बता दें, एक जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन जंग की। सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस यूक्रेन जंग का खात्मा होने वाला है? क्या पुतिन जीत गए हैं? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्रेमलिन से लेकर खाड़ी तक हलचल तेज हो गई है। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें त्रिपक्षीय मीटिंग थी, 3 पार्टीज थी, रशिया, यूक्रेन ऑब्वियसली और अमेरिका। तो पुतिन की इस मीटिंग में, ये त्रिपक्षीय मीटिंग में क्या हुआ और ये बैठक कब और कहां हुई, आइए जानते हैं। तो ये बैठक थोड़ी देर, कुछ घंटे पहले खत्म हुई है, जो कि हाई प्रोफाइल बैठक रही। 22 और 23 जनवरी को ये बैठक बुलाई गई। मॉस्को के क्रेमलिन में बैठक हुई
3 से 4 घंटे की ये बैठक चली। बातचीत बंद दरवाजे के पीछे हुई। कौन कौन शामिल था? रूस के पक्ष से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल थे खुद। पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल थे। रूसी निवेश और कूटनीतिक अधिकारी किरिल दिमित्रियेव शामिल थे। अमेरिका की तरफ से कौन आया? स्टीव विटकॉफ आए, जेरेड कुशनर आए, जोश गुरुएबाम आए। बैठक का एजेंडा क्या था? कि फौरन सीज फायर अप्लाई किया जाए रूस यूक्रेन युद्ध में, जो भी फिजिबिलिटी बन रही हो। यूक्रेन जंग को समाप्त करने को लेकर अमेरिकी शांति योजना पर विस्तार से चर्चा। अमेरिका ने युद्ध विराम और सुरक्षा ढांचे का प्रस्ताव रखा, लेकिन बड़े मतभेद अब भी कायम है। रूस ने साफ कहा है डोनबास पर कंट्रोल और क्षेत्रीय विवाद सुलझाए बिना स्थायी शांति समझौता संभव नहीं है। और यही मुद्दा रूस यूक्रेन शांति के बीच की सबसे बड़ी रुकावट है। अब आगे एक और बैठक होने वाली है, उसकी सहमति बन गई है। यूएई में यह बैठक होगी, आबू धाबी में। पहली बार रूस यूक्रेन अमेरिका की तीन तरफा बातचीत पर सहमति बनी है और कहा जा रहा है कि इस युद्ध की समाप्ति का फॉर्मूला यूएई से ही निकलेगा। अन्य मुद्दों पर भी मंथन है। अमेरिकी शांति प्रयासों की सराहना की गई। बोर्ड ऑफ पीस जैसी पहल पर चर्चा की गई। आर्थिक और क्षेत्रीय संतुलन के मुद्दे भी एजेंडे में रहे। लेकिन क्या कोई बड़ा समझौता हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए। रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली। क्रेमलिन ने पुष्टि की इस बात की कि यह देर रात तक बैठक चली है और शुक्रवार की सुबह 3 बजे जाकर खत्म हुई। इस बैठक में अमेरिका के तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, फेडरल एग्जीबिशन सर्विस के कमिश्नर भी शामिल थे। उम्मीद यह की जा रही है कि यूएई में जब अगली बार बैठक होगी तो शायद युद्ध का समाधान निकल जाए, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस युद्ध में पुतिन को एज है। वो ऑलमोस्ट इस जंग को जीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के सहयोग से अभी भी इस जंग में टिका हुआ है। इस खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।